वेलकम बैक। हम लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी सभी पक्षों पर विचार किया। अब हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। किसकी बात करने जा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद की बात करने जा रहे हैं। और आज आप एक ऐसे दार्शनिक को पढ़ने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बेटा, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी आ जाओ, बस पहले ही शब्द हम बोल रहे हैं, ठीक है? जल्दी से बैठे अपने अपने स्थान पर। देख लेंगे। स्वामी विवेकानंद की बात हमें करनी है। अब देखिए, यहां पर थोड़ी सी बातों को हम लोग समझते हैं। पहली बात तो ये, ध्यान से सुनिए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था, बंगाल में। इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। और कहते हैं कि इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से, कहते हैं, प्रेरणा पाकर इन्होंने बड़े स्तर पर उनकी शिक्षाओं का विस्तार संपूर्ण भारत में किया। इन्होंने भी भारत भ्रमण किया। इनकी ये प्रमुख रूप से समाजवादी अप्रोच, समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले थे। इन्होंने मानववादी दृष्टिकोण को अपनाया था। मानववादी दृष्टिकोण क्या होता है हम अभी समझाएंगे आपको। और इन्होंने तर्क एवं बौद्धिकता पर कहते हैं, इन लोगों को तर्क और बौद्धिकता के आधार पर अपने साथ जोड़ा और तर्क और बौद्धिकता का संदेश जारी किया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने, मैंने बताया कि इनका जन्म 1863 में कहां हुआ था? बंगाल में। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भारत भ्रमण किया और चारों तरफ गरीबी और दरिद्रता देखी। चारों तरफ गरीबी और क्या देखी? दरिद्रता देखी। और चारों तरफ गरीबी और दरिद्रता देखने के बाद इन्होंने कहते हैं समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही। समाजवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जितने भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों पर सभी का इक्वल अधिकार है। उन सभी संसाधनों पर सभी का इक्वल अधिकार है। इन्होंने इस बात को सामने रखा। कहा जाता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु, मैंने बताया, रामकृष्ण परमहंस थे और उनसे इन्होंने धर्म आदि की शिक्षा प्राप्त की थी।
इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, मैं समाजवादी हूं। इनकी एक पुस्तक का नाम भी था मैं समाजवादी हूं। यानी समाजवाद को प्रखर रूप से समझने का प्रयास इन्होंने किया। मानववादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? मानववादी दृष्टिकोण का मतलब अभी अगले वाले स्ट्रक्चर पे समझाएंगे। पहले आप इसे बनाओ और फिर हम इसे लिखते हैं। बन गया? लिखे लिखे पहला पॉइंट, स्वामी विवेकानंद का। अच्छा अच्छा अच्छा, बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। हो गया? स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और भारत में चारों ओर गरीबी और निराशा, और भारत में चारों ओर गरीबी और निराशा का माहौल, गरीबी और निराशा का माहौल देखा। इन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण पर बल दिया था। इन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण पर बल दिया था। इनका दर्शन मानववादी दृष्टिकोण पर आधारित था। मानववादी दृष्टिकोण पर आधारित था। अर्थात केंद्र में ईश्वर नहीं,
मनुष्य को रखा गया, केंद्र में ईश्वर नहीं, मनुष्य को रखा गया। देखिए ध्यान से, ये मानववादी दृष्टिकोण है। मानववादी दृष्टिकोण का मतलब होता है जब मनुष्य केंद्र में हो और ईश्वर परिधि पर। इन्होंने कहा मानव की सेवा ही, इन्होंने कहा जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। सर्विस इज द जीवा इज द सर्विस ऑफ द शिवा, सर्विस ऑफ द जीवा इज द सर्विस ऑफ द शिवा, यानी जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका दर्शन क्या कहता है? इनका दर्शन कहता है, मतलब इनका दर्शन कहता है कि मानव जो है, पहले मानव के दुखों को दूर करो। रामकृष्ण मिशन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और वह मनुष्य की सेवा पर बल देता है। रामकृष्ण मिशन का प्रमुख रूप से हर जगह ब्रांच मिलेगी आपको, पटना में भी होगी, पटना में भी होगी। और रामकृष्ण मिशन के लोगों को आप दीन दुखियों के लिए कार्य करते हुए पाओगे, कार्य करते हुए पाओगे। लिखिए, इन्होंने कहा था कि जीव की सेवा ही, इन्होंने कहा था कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। और इन्होंने कहा कि परमार्थ का रास्ता या मार्ग व्यवहार से होकर जाता है। परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर जाता है। परमार्थ कौन है? ईश्वर। परमार्थ का मार्ग किससे होकर जाता है? व्यवहार से। तुम्हारा व्यवहार जैसा होगा वैसा ही तुम्हें परमार्थ मिलेगा। परमार्थ का मतलब है ईश्वर। यदि तुम अपने व्यवहार को ही खराब कर लोगे तो ईश्वर तुम्हें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक बच्चे ने ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछा है कि सर समाजवाद और मानववाद में क्या अंतर होता है? बेटा, समाजवाद का मतलब है कि जब आपके पास उपलब्ध संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समान बंटवारा हो, समान विभाजन हो, उसको कहते हैं समाजवाद, है ना। और बाकी पॉलिटी की परिभाषा समझोगे तो समाजवाद को और आगे बढ़ाया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि जितने भी आपके उत्पादन की क्रियाएं हैं उन सब पर सरकार का आधिपत्य होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, परंतु हमने बहुत मुख्य बात बता दी तुम्हें। समाजवाद का मतलब है आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उस पर सभी का हक है। और स्वामी विवेकानंद ने तो ये बात चीख चीख कर कही। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दूंगा जिसने गरीब व्यक्तियों के हिस्सों के संसाधनों का प्रयोग करके भी शिक्षा प्राप्त की है और गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। मैं ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देना चाहूंगा। अरे, यदि तुम इन्हीं संसाधनों से पढ़ लिख कर आगे बढ़े हो या तुम बुद्धिमान बने हो, तुमने शिक्षा प्राप्त की है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम लोगों के लिए भी कुछ कार्य करो। और भागवत गीता भी तो यही कहती है। क्या कहती है भागवत गीता? भागवत गीता का एक सिद्धांत है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भागवत गीता का एक सिद्धांत है लोक संग्रह। आपने सुना नहीं होगा। लोक संग्रह का मतलब होता है कि यदि तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर इस पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग किया है, तो तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि लोगों के लिए परमार्थ का काम करो, लोगों के लिए विकास का काम करो,
बल्कि अपना कंट्रीब्यूशन लोगों के या मानवता के कल्याण में लगाओ। तुम्हारा दायित्व है ये। तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तुमने इस पृथ्वी के संसाधनों को यूज किया, तो तुम्हारा दायित्व नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम आए, जिए और जी कर निकल लिए। अधिकांश लोग तो यही कर रहे हैं, आए, एक अच्छा जीवन जिया और जीवन जीकर निकल गए। लेकिन महर्षि स्वामी विवेकानंद और गीता का लोक संग्रह का नियम ये नहीं कहता। गीता का लोक संग्रह का नियम कहता है कि यदि तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो समाज के प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है। यस और नो? तुम्हारा दायित्व किस बात को लेकर बनेगा? जब तुम बीपीएससी में अधिकारी बन जाओगे तो तुम्हारा दायित्व है दीन दुखियों की सेवा करो तुम, और तुम न्याय से वंचित लोगों के लिए न्याय सुलभ कराओ। तुम्हारा दायित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह तुम्हारा कर्तव्य है। लिखे, स्वामी विवेकानंद ने, और ज्ञान की बात तुम्हें बताते रहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भागवत गीता के लोक संग्रह के सिद्धांत पर बल दिया। भागवत गीता के लोक संग्रह के सिद्धांत पर बल दिया। यदि तुम यूपीएससी पढ़ोगे और उसमें इथिक्स पढ़ोगे, है ना, तो वहां लोक संग्रह का सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, लिखे का सिद्धांत क्या किया? लोक संग्रह, भागवत गीता के लोक संग्रह के सिद्धांत का, हाँ लिखो अगला पॉइंट। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसने, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका समाज के प्रति, उसका समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है। उसका समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है। इनके अनुसार मैं ऐसे लोगों को शिक्षित नहीं मानता, ये कोटेशन दे देते हैं पेपर में, पता है आप लोगों को? हाँ, और पूछते हैं किसने दी है ये। इनके अनुसार मैं ऐसे लोगों को शिक्षित नहीं मानता जो गरीबों के संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षित हुए हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए शिक्षित हुए हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करते। गरीबों के संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षित हुए हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करते। और ध्यान से सुन लो बात, स्वामी विवेकानंद ने महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि तुमने एक महिला को शिक्षित कर दिया तो तुमने पूरे परिवार को शिक्षित कर दिया, और तुमने यदि एक महिला को अशिक्षित छोड़ दिया तो तुमने पूरा परिवार अशिक्षित छोड़ दिया, और तुमने समाज को अशिक्षित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा, कि यदि मुझे समाज बदलने के लिए कहा जाए तो, और मुझे 500 पुरुष दिए जाए समाज बदलने के लिए, मेरे साथ सहयोग करने के लिए, तो हो सकता है समाज को बदलने में मुझे वर्षों लग जाए, लेकिन यदि 50 महिला सिर्फ मेरे साथ आ जाए तो मैं समाज को बदलने का काम केवल कुछ ही दिनों में कर दिखाऊंगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने
स्वामी विवेकानंद ने महिला सशक्तिकरण पर भी स्वामी विवेकानंद ने महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया। महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया। इन्होंने कहा कि महिला को शिक्षित करके, एक महिला को शिक्षित करके आप संपूर्ण परिवार को शिक्षित करते हो। इन्होंने कहा कि एक महिला को शिक्षित करके आप पूरे समाज को शिक्षित करते हो। महिलाओं के विषय में इन्होंने कहा कि महिलाओं के विषय में इन्होंने कहा कि यदि समाज बदलने के लिए, मुझे 500 से ज्यादा पुरुष दिए जाए तो हो सकता है कि मैं इस कार्य को करने में वर्षों लगा दूं। लेकिन यदि मुझे 50 महिलाएं दी जाए, मेरे साथ 50 महिलाएं आ जाए, तो मैं इस कार्य को कुछ ही दिनों में कर दिखाऊंगा। तो इस कार्य को मैं कुछ ही दिनों में कर दिखाऊंगा। लिखिए, इन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का भी, एवं कर्मकांडों का भी विरोध किया था। धार्मिक अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों का भी विरोध किया था। और ध्यान से सुनो, विरोध करते हुए इन्होंने कहा, हमारा धर्म रसोई घर में है और हमारा ईश्वर बर्तनों में। छू मत, अछूत हो जाएगा। यदि कुछ साल ये सब और चलता रहा तो हम सब लोग पागल खाने में होंगे। हम सब लोग कहाँ होंगे? उन्होंने कहा, पहले ऐसे ही होता था ना, छुआछूत। हमारा घर कहाँ था, हमारा धर्म कहाँ था? रसोई घर में। मेरी रसोई में कोई नहीं घुसेगा। और हमारा ईश्वर बर्तनों में। और यदि यही सब चलता रहा तो हम कहाँ होंगे? पागल खाने में। लिखिए, इन्होंने कहा कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा धर्म रसोई घर में है और हमारा ईश्वर बर्तनों में। बिल्कुल, ये क्योट्स ऐसे में भी काम आ सकते हैं आप लोगों के, है ना। हमारा धर्म रसोई घर में है और हमारा ईश्वर बर्तनों में। यदि कुछ दिनों तक ये सब और चलता रहा
तो हम सब पागल खाने में होंगे। तो हम सब पागल खाने में होंगे। कहाँ होंगे? पागल खाने में होंगे। अच्छा एक बात बताओ, स्वामी विवेकानंद देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा मूर्ति पूजा के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मूर्ति पूजा के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि देखो, मूर्ति पूजा का मैं विरोध नहीं करता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मूर्ति पूजा का मैं विरोध नहीं करता। क्यों मैं विरोध नहीं करता? क्योंकि मूर्ति वह माध्यम है जिससे एक व्यक्ति ईश्वर में ध्यान लगाता है। क्या लगाता है? ईश्वर में ध्यान। लेकिन हां, एक व्यक्ति हमेशा ही मूर्ति पूजा करता रहे, यह ठीक नहीं है। उसे अपना आध्यात्मिक उत्थान करना चाहिए और धीरे धीरे उसे निराकार ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। तो प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा कर सकता है, लेकिन जब वह धर्म के मामले में विकसित हो जाए तो फिर वह मूर्ति पूजा छोड़ सकता है। क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। लिखिए, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने मूर्ति पूजा को भक्ति का इन्होंने मूर्ति पूजा को भक्ति का प्रारंभिक सोपान मतलब स्तर। इन्होंने मूर्ति पूजा को भक्ति का प्रारंभिक सोपान बताया है। प्रारंभिक भक्ति का प्रारंभिक सोपान, भक्ति का प्रारंभिक सोपान बताया है। बताया कि नहीं? लिखिए, इनके अनुसार अंततः हमें निराकार ईश्वर की ही अवधारणा को समझना चाहिए। निराकार ईश्वर की ही अवधारणा को समझना चाहिए। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अच्छा, अब यहां ध्यान से सुनो। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? यह व्यक्ति वास्तव में समाज को बदलने वाला है, ऐसा है कि नहीं? और ध्यान से सुनो, स्वामी विवेकानंद ने आपके लिए भी कुछ कहा है। उठो, जागो और चलो। सुना है? जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए रुको मत। और उन्होंने कहा कि एक किसी लक्ष्य को लो और उसे अपनी अंतरात्मा में धारण कर लो, उसे अपने श्वास में भर दो, उसे अपने रोम रोम में भर दो, जब तक कि वह लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने के बहुत सारे क्योट, उन्होंने कहा शिक्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जो समाज को बहुत तेजी के साथ बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं? यह तो नेल्सन मंडेला ने भी कहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो समाज को बहुत तेजी के साथ परिवर्तित कर सकता है। लेकिन विवेकानंद ने ये बात बहुत पहले ही कह दी थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है तो बोलो हां। तो अगला पॉइंट लिखो। इन्होंने आएगी कैसे नहीं तुम्हें? सही है ना मेरा कॉन्फिडेंस? हाँ, तो लिखो फिर। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। नंबर 1, मैं समाजवादी हूं।
नंबर 1, मैं समाजवादी हूं। नंबर 2, धर्म योग, कर्म योग, प्रेम योग, राजयोग। मैं समाजवादी हूं, धर्म योग, कर्म योग, प्रेम योग, राज योग। और इसमें से यदि कोई बुक पढ़नी चाहते हो तो ये पढ़ना। मुझे पता था तुम लोग प्रेम योग पढ़ने के लिए आतुर रहोगे, लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है? और सुनो, तुम कर रहे हो, और यदि प्रेम योग भी पढ़ोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम कर रहे हो तुच्छ प्रेम की बात, और वे कर रहे हैं कौन से प्रेम की बात? बस, वे ईश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं, मूर्खो। लिखो अगला पॉइंट। स्वामी विवेकानंद ने, लिख ली बेटा ये किताबें? लिखो लिखो। स्वामी विवेकानंद ने कुछ विशेष विचारधाराओं पर या कुछ विशेष विचारधाराओं का समर्थन किया था। स्वामी विवेकानंद ने कुछ विशेष विचारधाराओं का समर्थन किया था। जैसे नंबर 1, लोकतंत्र। लोकतंत्र का समर्थन सब करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे राजतंत्र की बेड़ियां टूट रही है। प्लासी के युद्ध के बाद मैंने कहा था ना, 20 ही वर्षों में, दीनानाथ मिश्र ने क्या कहा था? 20 वर्षों में ही धर्मतंत्र से आजाद हो गया। लिखिए, लोकतंत्र, मानववाद। मानववाद का मतलब समझ गए? मानव कहाँ है? केंद्र में। हाँ। तर्कवाद, हर बात को पहले तर्क की कसौटी पर कसो। तर्कवाद। समाजवाद, वैज्ञानिकता, और नव हिंदूवाद। नव हिंदूवाद का मतलब है एक ऐसा हिंदू जो मानववादी सिद्धांतों में विश्वास रखता है। उसको स्वामी विवेकानंद ने कहा नव हिंदूवाद। क्या कहा? नव हिंदू, जो मानववादी विचारधारा में विश्वास रखता है। मानववादी विचारधारा में विश्वास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? आगे लिखो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी 1897 में, है ना? लिखो, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में 1897 में 1897 में की थी। उल्लेखनीय है कि रामकृष्ण मिशन समाज में गरीब, असहाय, समाज में गरीब, असहाय, समाज में गरीब असहाय लोगों
के लिए कार्य करता है। वर्तमान में भी रामकृष्ण मिशन की हजारों शाखाएं हैं। वर्तमान में भी रामकृष्ण मिशन की हजारों शाखाएं हैं। हजारों शाखाएं हैं। लिखे 1893 में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म संसद में या विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ? शिकागो में। यही तो कमाल था। विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों और सभी देशों से लोग आए हुए थे और पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय धर्म और संस्कृति पर नहीं लिखना नहीं है बेटा, समझना है। पाश्चात्य धर्म भारतीय धर्म एवं संस्कृति पर ढेरों प्रहार किए थे बच्चों। किए थे कि नहीं? भारतीय संस्कृति भी कोई संस्कृति है क्या? सांप सपेरों की संस्कृति है, दकियानुसी संस्कृति है। भारतीयों को कभी शासन करना आया है क्या? इन पर हम ना शासन करते तो कोई और करता, क्योंकि इन्हें तो आदत है शासन करवाने की, शासित होने की। शुक्र है कि हमने इन पर शासन किया, धन्यवाद दो हमें। ब्रिटिशों ने कहा कि हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम तुम जैसे गंवारों पर शासन कर रहे हैं। सच्चाई है बच्चों। और हमारे कंधे तो टूटे जा रहे इस बोझ से कि तुम्हें कैसे शिक्षित करे। तुम अनपढ़ गंवार लोग हो। स्वामी विवेकानंद ने जब मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों से अपना संबोधन शुरू किया तो कहते हैं, उन्होंने जब भाषण दिया तो कहते हैं सबका मन मोह लिया। कहते हैं इस भाषण की समाप्ति के बाद ढेरों लोग स्वामी विवेकानंद के पीछे पीछे चल दिए उनके अनुयायी बनने के लिए। और न्यूयॉर्क हेराल्ड, 3 न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूयॉर्क क्रिटिक और रोमियो रोला, इन सब समाचार पत्रों ने क्या जबरदस्त बातें लिखी। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, स्वामी विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया हो। स्वामी विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया हो। और यह ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता है, यानी कि यह आम वक्ता नहीं है कोई, बल्कि ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता है। और न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा कि भारतीय संस्कृति दुनिया की महानतम संस्कृति और भारतीय धर्म दुनिया का महानतम धर्म है। और रोमियो रोला ने लिखा, ये सब
ये सब पाश्चात्य न्यूज़पेपर है। ये सब क्या है? ज्ञान से तुम क्या नहीं कर सकते? ज्ञान से तुम क्या नहीं कर। स्वामी विवेकानंद अस्त्र शस्त्र लेकर पहुंचे थे क्या शिकागो? ज्ञान लेकर पहुंचे थे, ज्ञान। उन्होंने कहा था जैसे समस्त नदियां अंत में एक समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही समस्त दुनिया के पंथ, संप्रदाय, धर्म अंततः एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। कहते हैं रोमियो रोला ने तो गजब ही कर दिया, कलम तोड़ दी कलम। रोमियो रोला ने लिखा कि हम कहते हैं कि हमारे कंधों पर ये बोझ है कि हम कैसे शिक्षित करेंगे पूर्वी लोगों को। आज एक अकेला पूर्वी पूरी पाश्चात्य सभ्यता को शिक्षित करके चला गया। लिखे लिखे शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार समस्त नदियां अंततः एक ही सागर में मिल जाती है, वैसे ही संसार के सारे पंथ, वैसे ही संसार के सभी पंथ एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं, एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं, एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। लिखिए स्वामी विवेकानंद के भाषण पर तीन समाचार पत्रों ने कुछ इस प्रकार लिखा। तीन समाचार पत्रों ने कुछ इस प्रकार लिखा। आईफन देके नंबर 1 न्यूयॉर्क हेराल्ड, नंबर 1 न्यूयॉर्क हेराल्ड। लिखो स्वामी विवेकानंद को सुनकर, न्यूयॉर्क हेराल्ड के सामने लिखो ऐसा, हाँ लिखो कुछ इस प्रकार लिखा। नंबर 1 न्यूयॉर्क हेराल्ड। स्वामी विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा स्वामी विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया हो, जैसे ईश्वर को सुन लिया हो। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा हिंदू धर्म संसार का महानतम धर्म और हिंदू धर्म संसार का महानतम धर्म और हिंदू संस्कृति महानतम संस्कृति है। हिंदू धर्म संसार का महानतम धर्म
और हिंदू संस्कृति महानतम संस्कृति है। ऐसा है कि नहीं है? लिखिए। और रोमियो रोला ने लिखा, आज एक पूर्वी व्यक्ति पूरी पाश्चात्य सभ्यता को पूरी पाश्चात्य सभ्यता को शिक्षित करके चला गया। आज एक पूर्वी व्यक्ति पूरी पाश्चात्य सभ्यता को शिक्षित करके चला गया। स्वामी विवेकानंद को राजस्थान के राजा खेतड़ी ने विवेकानंद का नाम दिया था। राजस्थान के राजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था। देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त को, अरे सुन लो। स्वामी विवेकानंद को राजस्थान के राजा खेतड़ी ने विवेकानंद का नाम या उपाधि दी थी। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। लिखिए, विवेकानंद की मृत्यु मात्र 39 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद की मृत्यु मात्र 39 वर्ष की अवस्था में 1902 में हो गई। कब हो गई? 1902 में हो गई। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के जन्म को 12 जनवरी को आप क्या मनाते हो? ये जानते हो? यूथ डे के रूप में मनाते हो। लिख सकते हो इसे। इनके जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये बताओ, स्वामी विवेकानंद अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? और हमने पूरा लिख भी लिया। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए? बताओ, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 1863 में। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने शिक्षा पाकर भारत का भ्रमण किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया, मानववाद पर बल दिया, अंधविश्वासों का विरोध किया। मूर्ति पूजा को इन्होंने इसलिए कहा कि इसलिए करो कि शुरुआत के दौर में तुम ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करो, लेकिन बाद में छोड़ दो। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलने के बाद कितने न्यूज़पेपर ने लिखा? कौन कौन से? और क्या जबरदस्त लिखा। इससे शिकागो सम्मेलन में इनके जाने से भारत की जो गरिमा थी बच्चों, वो पीक पर पहुंच गई कि नहीं पहुंची? इन्होंने पूरे संसार के सामने भारत के मस्तक को ऊंचा कर दिया। किया कि नहीं किया? और इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? और रामकृष्ण परमहंस से भी कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पहले हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर आपको समझाएंगे कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो किस प्रकार एक बड़े सन्यासी थे।
रामकृष्ण परम हंस। ध्यान से सुनो, रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 1836 में। कब जन्म हुआ था? 1836 में। इनकी पत्नी का नाम था मां शारदा देवी। क्या नाम था? मां शारदा देवी। मां शारदा देवी इनकी पत्नी का नाम था। और ध्यान से समझो, और कहते हैं ये कलकत्ता के, बंगाल के दक्षिणेश्वर मंदिर, नाम सुना है? दक्षिणेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर के काली माता के मंदिर, दक्षिणेश्वर के काली माता के मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर के काली माता के पुजारी, काली माता के पुजारी थे। अब ध्यान से सुनो, और कहते हैं इन्हें परमहंस क्यों कहा गया? ध्यान से सुनना, परमहंस क्यों कहा गया? परमहंस इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें समाधि में, समाधि कहते हैं घंटों समाधि में चले जाते थे, दिनों समाधि में चले जाते थे, ना किसी से बोलते थे, ना किसी से बात करते थे, सिर्फ ध्यान में लीन। और अपनी समाधियों में इन्हें ध्यान के माध्यम से कृष्ण, जीसस, कृष्ण, जीसस एवं काली मां के दर्शन हुए थे। काली मां के दर्शन हुए थे। और इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने काली माता के साथ बैठकर भोजन किया था। और ध्यान से सुनो, और इन्हें खाने से बहुत लगाव था बच्चों। कहते हैं खाने से इतना लगाव था कि मां शारदा, यदि मान लो घर पे कोई मेहमान भी आ गया तो पहले ये अपनी थाली लेकर पहले पहुंच जाते थे, मुझे खाना दो। खाने के प्रति बहुत लगाव था रामकृष्ण परमहंस का। कहते हैं एक दिन शारदा ने इन्हें डांट दिया। पत्नी तो पत्नी है, किसी को भी डांट सकती है। और चाहे भले वे रामकृष्ण परमहंस ही क्यों ना हो, है ना। और उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने कहा ये क्या तुम अपनी थाली बजाते हुए पहुंच जाते हो? आपने देखा नहीं, मेहमान आए हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, और तुम्हें खाने से इतना लगाव क्यों है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यही खाने का लगाव तो है जो शायद मेरी सांसों की डोर को बांधे हुए है। और जिस दिन, आज मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिस दिन मैं खाने को देखकर अपना चेहरा घुमा लूं, अपनी पीठ फेर लूं, 2 दिन बाद मेरा अंतिम दिन होगा। और कहते हैं ऐसा ही हुआ। कहते हैं एक दिन शारदा माँ जब खाना लेकर इनके कक्ष में पहुंची तो इन्होंने खाने को देखकर पीठ फिरा ली। और 2 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे। ये संत होते हैं। और समकालीन जितने भी दार्शनिक थे, ध्यान से सुनो, समकालीन जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक थे, समकालीन दार्शनिकों से इन्होंने क्या किया? से शास्त्रार्थ किया, विचार विमर्श, जानते हो, शास्त्रार्थ किया, यानी धर्म के मुद्दों पर विचार विमर्श करने का काम किया। किसने? रामकृष्ण। अरे बोल तो लो, तो लिखो, फिर बनाओ इनके बारे में छोटा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको लिख खुद लेना, लाइन बना के लिखोगे। हाँ देखो, यदि इतने दिन स्ट्रक्चर बनाकर ये भी नहीं कर पाए तो फिर क्या करोगे, है ना। इसे लाइन में बना के लिख दोगे? हाँ बिल्कुल, शाबाश। लिखो तो फिर अगला पॉइंट। अब तुम्हें हिस्ट्री की क्लास 4 घंटे की भी ज्यादा नहीं लगती है ना। अब तुम पर आनंद की वर्षा हो रही है।
अच्छा ठीक है, अब तुम्हें आनंद की वर्षा हो रही है ना, तुम आनंद के समुद्र में गोते खा रहे हो। लिखो तो फिर अगला पॉइंट, मतलब अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं, समझते हैं। ये बन गया, हेडिंग लगाओ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये लिखवा दें। अच्छा एक बात बताओ बेटा, स्ट्रक्चर के आधार पर लिख लो ना इसको, थोड़ा तो लिखो। थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या पढ़ेंगे? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनका भी बंगाल में बेटा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। पहले तो हमें इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नहीं? थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल समाज, यहां पर जो ये मतलब है ना थियोसॉफी, थियोसॉफी का मतलब होता है अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, खोज। क्या होता है? रिसर्च, खोज। थियोसॉफी के शब्द का मतलब ही है रिसर्च, खोज, है कि नहीं है? थियोसॉफी का मतलब होता है प्राचीन धर्मों और प्राचीन संस्कृतियों का अनुसंधान, प्राचीन धर्मों और प्राचीन संस्कृतियों का अनुसंधान, यह मतलब होता है। अब इसको यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर पहली बात है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वास्तव में कहां हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो पहली बात है कि स्थापना कहां, स्थापना पहली बात कब, 1875 में, याद है? कहां? न्यूयॉर्क में। कहां? न्यूयॉर्क में। किसने स्थापना की? नंबर 1 मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट, कर्नल ओलकॉट। दुनिया में, संसार में 100 से ज्यादा शाखाएं, 100 से अधिक, 100 से अधिक, 100 से अधिक शाखाएं। यूरोप, अमेरिका, ध्यान से सुनो, कहां कहां? यूरोप में, अमेरिका में और ब्रिटेन जैसे देशों में इनकी शाखाएं थी। ध्यान से सुनो, भारत आया थियोसॉफिकल समाज और भारत में इसका मुख्यालय पहले बना, भारत में मुख्यालय इसका शुरू में बना बॉम्बे। कहां बना? शुरू में बॉम्बे, लेकिन इसका मुख्य बना बाद में आड़ियार। शुरू में क्या बना? बंबई, और बाद में इसका मुख्यालय बन गया आड़ियार मद्रास। नाम जानते हो आड़ियार? आड़ियार वंश, आड़ियार मद्रास में इसका मुख्यालय बना। 1893 में एनी भारत आई, 18 एनी की एंट्री हो गई। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई
और 1907 में अध्यक्षा बनी। 1907 में एनी क्या बनी? एनी अध्यक्षा बनी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कांग्रेस की बनी 1916 में। अरे 16 में कि 17 में? 17 में। 17 में बनी। पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। कहां बनी थी? कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। बिल्कुल सही। अध्यक्षा बनी कौन? एनी बेसेंट। और ध्यान से सुनो भाई बात को। एनी बेसेंट ने भारत में बहुत सारे कार्य किए हैं। एनी बेसेंट ने युवाओं की शिक्षा पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। एनी बेसेंट भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कहते हैं 1910 के दशक में, 1910 के दशक में एनी बेसेंट भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। और एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। और होम रूल आंदोलन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में सुना है? आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में सुना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, पहले इसका नाम था फर्ग्यूसन कॉलेज, बाद में मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर उनके प्रयासों से, कहते हैं इसका नाम क्या रख दिया गया? क्या रख दिया गया? BHU, यानी ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। लिखे, ये स्ट्रक्चर बन गया। बनाओ जल्दी से। बहुत सिस्टमेटिक वे में हम चीजों को समझते हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, साथ साथ समझाते हैं, फिर उसके बाद लिखवाते हैं। तो इससे रिवाइज भी हो जाता होगा। अरे हो जाता है कि नहीं? मेरे हिसाब से जितना भी तुम्हें पढ़ाया गया है उसका 60% तुम्हें याद होना चाहिए। कितने प्रतिशत याद है? बताओ प्रतिशतता। 50? 50 पे हाथ खड़ो करो। कितने के याद है? 50% कितने के याद हो गया जितना हमने पढ़ाया अब तक? बस 60% कितने के हो गया? अच्छा 40% किसके हुआ? अच्छा 70%? अरे 80%? और सुनो, अच्छा 90%? 100%? अच्छा एक बात बताओ। अच्छा सुनो सुनो, कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, इसका मतलब है 50 से नीचे है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, बन गया स्ट्रक्चर। कहां से सर सर की आवाज लगा रहे हो तुम? बताओ तुम्हें क्या कुलबुलाहट है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चे। $1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। $1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके संस्थापक थे नंबर 1 मैडम ब्लावत्स्की, नंबर 2 कर्नल ओलकॉट, मैडम ब्लावत्स्की
और नंबर 2 कर्नल ओलकॉट। कर्नल ओलकॉट स्थापित होने के पश्चात इसकी दुनिया भर में 100 से अधिक शाखाएं इसकी दुनिया भर में 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की गई। ब्रैकेट में यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन आदि, मतलब ब्रिटेन तो यूरोप में ही है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी वास्तव में अंग्रेजी के थियोसॉफी शब्द से आई है। थियोसॉफी शब्द का शाब्दिक अर्थ है रिसर्च या अनुसंधान। रिसर्च या अनुसंधान। रिसर्च या अनुसंधान। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन धर्मों एवं संस्कृतियों का अनुसंधान करना। एवं संस्कृतियों का अनुसंधान करना। अच्छा बताओ, थियोसॉफी शब्द का मतलब क्या होता है? रिसर्च या अनुसंधान। किसका अनुसंधान? प्राचीन धर्मों और संस्कृतियों का अनुसंधान। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लास छोड़ने के लिए बोल रहे हैं क्या? सोचना भी मत, अभी सोचना भी पाप होगा। सोचना भी क्या होगा? अच्छा बताओ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? कहां हुई? किसने की? ठीक है नहीं? और मैंने अभी अभी बताया थियोसॉफी का मतलब है रिसर्च या अनुसंधान। किसका? धर्मों का, संस्कृतियों का। लिखिए, भारत में प्रारंभ में इसका मुख्यालय बंबई में था।
बंबई में था, परंतु बाद में इसका स्थायी मुख्यालय इसका स्थायी मुख्यालय आड़ियार मद्रास में खोला गया, या आड़ियार मद्रास में स्थापित किया गया। आड़ियार मद्रास में स्थापित किया गया कि नहीं? अगला पॉइंट लिखिए। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। में एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की निवासी थी। उन्नीस सौ 7 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल समाज की अध्यक्षा बनी। थियोसोफिकल समाज की अध्यक्षा बनी। एनी बेसेंट ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवा शिक्षा, ब्रैकेट में लिखो युवा शिक्षा। युवा शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। और देखो, इनका प्रमुख समाचार पत्र था कॉमनवेल। क्या था? कॉमनवेल। और ये कॉमनवेल जो है, ये कॉमनवेल जो है, इसमें बाद में होम रूल आंदोलन की भी चर्चा की गई। कहते हैं इस समाचार पत्र के माध्यम से एनी बेसेंट अपने विचारों का प्रचार प्रसार करती थी, और इन्होंने होम रूल आंदोलन में भी भाग लेने का काम किया था। युवाओं की शिक्षाओं पर बल दिया था। भारत सरकार एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1919 सुना है आप लोगों ने? कहते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 को पारित करवाने में एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। होम रूल आंदोलन के बाद एनी बेसेंट ने ही भारतीय शासन अधिनियम, जिसे आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हो, वो आया था कि नहीं आया था? और इन्होंने बीएचयू, मैंने बताया ना, मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी कि नहीं करवाई थी? कहते हैं एनी बेसेंट 1910 के दशक में, कौन से दशक में? 1910 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी। होम रूल आंदोलन, आपको पता है तिलक को भी पछाड़ दिया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के आंदोलन की 200 से ज्यादा शाखाएं थी होम रूल की, और कहते हैं कांग्रेस ने भी एनी बेसेंट को जमकर समर्थन दिया था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन हिट करवा दिया, लेकिन बाद में 1917 में इन्होंने होम रूल आंदोलन को वापस ले लिया, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आने के बाद इन्होंने भारतीयों से कहा कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हमें सुधारों के रूप में मिल तो गए,
हमें इन पर काम करना चाहिए। इसके बाद एनी बेसेंट का महत्व थोड़ा सा राजनीति में कम हो गया। लिखिए 1910 के दशक में, बेटा हम लिख पाएंगे अच्छे तरीके से, लिखो 1910 के दशक में एनी बेसेंट ने 1910 के दशक में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी ख्याति प्राप्त की। बड़ी ख्याति प्राप्त की। लिखिए इनका प्रमुख समाचार पत्र, इनका प्रमुख समाचार पत्र कॉमनवेल्थ था। इनका प्रमुख समाचार पत्र कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन में प्रमुख नेता के रूप में भाग लिया था। प्रमुख नेता के रूप में भाग लिया था। कहते हैं इनका आंदोलन, हाँ बेटा लिखना है, कहते हैं इनका आंदोलन तिलक के होम रूल आंदोलन से भी, कहते हैं इनका आंदोलन तिलक के होम रूल आंदोलन से भी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया 1917 में इन्होंने क्या किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की पहली महिला क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1917 में ही इन्होंने होम रूल आंदोलन वापस लिया। क्या लिया? होम रूल आंदोलन वापस लिया। और ध्यान से सुनो, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट अधिनियम 1919, जिसे क्या कहते हो आप? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? अरे किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एनी बेसेंट ने। क्या होगा तुम्हारे चिल्लाने से? कुछ होगा? अब ध्यान से सुनो पहले बात। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हमने एनी बेसेंट के बारे में कुछ थोड़ी सी बातों को लिखा है। पहली बात, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी कि नहीं बनी?
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी कि नहीं बनी? इनका प्रमुख समाचार पत्र कौन था? होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तिलक से ज्यादा फेमस हुआ कि नहीं हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षा बनी महिला? बनी कि नहीं बनी? और होम रूल आंदोलन 1917 में क्या ले लिया? वापस ले लिया। और 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको आप बोलते हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आई हो तो बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम कह रहे हो कि सर हम थक गए, कह रहे हो ना? अच्छा अब सुनो ध्यान से। अब यहां हम खड़े हैं, लिख भी रहे हैं, लगातार बोल भी रहे हैं। ज्यादा ऊर्जा किसकी खर्च हो रही है? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं मेरी। बताओ उनकी ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है। लिखो, कुछ भी नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आगे। अभी क्या लिखा? 1917 में एनी बेसेंट 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा, बनी थी। 1917 में ही इन्होंने होम रूल आंदोलन को वापस ले लिया था। इनके प्रयासों से ही 1919 में में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। भारतीय शासन अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ। अब ध्यान से समझो बात को। अच्छा एक बात बताओ, बस एक पॉइंट और लिख लो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाला, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। एनी बेसेंट के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और बच्चों तुम लोगों के हाथ इसलिए दुख जाते हैं लिखते हुए, क्योंकि बच्चों हम लंबी क्लास हो जाती है ना,
है ना। यदि यही क्लास 2.5 घंटे की हो तो हाथ नहीं दुखेंगे, तो 1.25 घंटे समझाना होगा और 1.25 घंटे लगभग लिखवाना होगा, है ना। लेकिन जब क्लास लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा, अरे बैग मत उठाओ, क्लास लंबी हो जाती है तो बच्चों क्या हो जाता है भाई, वो आवृत्ति क्या हो जाती है, डबल। यानी मान लो 4 साढ़े 4 घंटे क्लास है तो 2 घंटे 2.5 घंटे लिखना हो गया, और क्या हो गया, बाकी पढ़ना। अब हम चलेंगे अच्छा स्मार्ट स्टडी, अच्छा स्मार्ट स्टडी समझाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। और ध्यान से सुनना, यदि तुम स्मार्ट स्टडी को समझ पाए, अरे बैठो पीछे वाले, अभी क्लास नहीं छूटी है, इस भ्रम को दूर कर दो अपने आप से। यहां देखो, समझा देते हैं तुमको आज। स्मार्ट स्टडी, और एक मंत्र और दे रहे हैं, अपनी कॉपी पर 5 स्टार देकर नोट करना। कितने स्टार देकर, 5 स्टार देकर नोट करना। अब ध्यान से सुनो, पहले नोट मत करो मतलब ये 5 स्टार वाली बात है, 5 स्टार वाली बात है ये जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले यदि किसी भी सब्जेक्ट को तुम पढ़ना शुरू करते हो, लाइक दैट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमी सफलता सभी सब्जेक्ट को पढ़ने से मिलती है। यदि आपको कोई ये कहने लगे कि इकोनॉमिक्स छोड़ दो, तो आप समझ लेना कि अपने असफलता के ताबूत में कील ठोकने जा रहे हो। सफलता के ताबूत में क्या ठोकने जा रहे हो, कील ठोकने जा रहे हो। यदि तुम्हें कोई कह दे कि ज्योग्राफी मत पढ़ो, तो इसका मतलब तुम समझ लेना कि तुम्हारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कौन करेगा, या फिर हिस्ट्री ना पढ़ो या हिस्ट्री पर कम ध्यान दो। इसका मतलब है कि आप सफलता से कोसों दूर जाने वाले हो। ध्यान से सुन लो, पहले सब्जेक्ट जो भी लोगे, सबसे पहले उस सब्जेक्ट की एक बहुत अच्छी सी क्या करो, प्लानिंग। क्या करो, प्लानिंग। प्लानिंग करने का मतलब है कि हम हिस्ट्री को कैसे तैयार करेंगे। उस प्लानिंग में क्या है, स्मार्ट स्टडी आ गया, और स्मार्ट स्टडी में क्या, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, है ना। सर के नोट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज कैसे करें, है ना, क्या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रिवाइज करे। हाँ, इन सब चीजों को मिलाकर हिस्ट्री की एक क्या कर ली, अच्छी सी प्लानिंग कर ली आप लोगों ने। ज्योग्राफी की क्या कर ली, प्लानिंग कर ली, और उस प्लानिंग के हिसाब से उसे उतना ही समय दो जितने समय की उसे वास्तव में रिक्वायरमेंट है। अब तुम कहोगे सर समय ही तो नहीं है ना। कोई बात नहीं है, तुम ऐसा तो है नहीं कि मुद्दत तक कोचिंग करते रहोगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। क्लासेस तो पूरी होगी ना, कोर्स तो आपका समापन पे चल रहा होगा। जब कोर्स समापन हो जाएगा, पहली तो बात यह है कि क्लास में भी बैठकर हमेशा चीजों को, मैंने क्या कहा था एक दिन, कि यदि सिर्फ क्लास में बैठ ये सोचकर बैठोगे, क्लास में यदि ये सोचकर बैठोगे सिर्फ कि मैं यहां से 60% जितना भी पढ़ाएंगे सर उसमें से लेकर जाऊंगा, तो बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, आप 60% लेकर जाओगे। इस बात को सिर्फ सोचने भर से, बस क्या करना है, जो भी पॉइंट हम लिखाए उसको साथ साथ माइंड में क्या करना है, साथ साथ माइंड में उसे रिलेट करना है और उसे सोचना है। अच्छा सर ने ये पॉइंट लिखवाया, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान अगल बगल बढ़ जाता है, बगल वाला क्या कर रहा है ना। तो उसके चक्कर में तुम क्या करो, कई बार तुम बात करने लगते हो आपस में, है ना। जैसे पता नहीं तुम्हारी द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति से होने वाली हो ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा बच्चों, मान लो स्टडी के आपके पास जितने भी आवर हो उसको आप शिफ्ट में बांटो, और ये शिफ्ट बनाओ 2-2 घंटे की। कितने की, 2-2 घंटे की, यानी कि 2-2 आवर्स की। और इस शिफ्ट को बनाकर इन 2 घंटे, जिस 2 घंटे में आप पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, इस 2 घंटे जो मोबाइल फोन है ना आपका, ये बिल्कुल आपके पास नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब 2 घंटे बाद भी तुम मोबाइल फोन उठाओगे तो दुनिया यहीं रहेगी, दोस्त यहीं रहेंगे, घर वाले यहीं रहेंगे। अच्छा, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम पढ़ते रहते हो, रील उड़ाते रहते हो, करते हो कि नहीं? और यदि 2 घंटे तुम्हारा फोन ना बजे तो तुम उठाकर देखते हो, भाई तू ठीक तो है, 2 घंटे से कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं। ये तुम्हारी एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है ये। और ध्यान से सुनो, और एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप एकाग्र होकर पढ़ाई करोगे बच्चों और इस फोन को दूर रखोगे, 2 घंटे के बाद तुम घूमो, चाय पियो, कॉफी पियो, जो तुम्हें करना है करो, किसी से बात करनी हो बाबू सोने से तो वो भी कर लो, कोई अर्ज नहीं है यार, ठीक है। परंतु ये 2 घंटे कह दो उस बाबू को कि ये 2 घंटे मेरे 2 घंटे कोई भी नहीं छीन सकता। और ध्यान से सुनो, जो भी पढ़ो प्यारे बच्चों, उसको सोचो जरूर, तुम इस काम को करो। तुम्हारा दिमाग कहेगा, कल का हिस्ट्री का टाइम 11 बजे से होगा, ठीक है? कितने बजे से? 11 बजे से। और ध्यान से सुन लो भाई, पहले तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहेगा मैं पढ़ाई ना सोच करके किसी और को सोचूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और को सोचना, हेडिंग लगाओ प्रार्थना समाज।